डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हमने क्या किया, प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। उसकी मुख्य मुख्य बातें हमने पढ़ ली है तथा उसके जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन हैं वो भी हमने हल किए हैं। आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे तथा इसकी मुख्य मुख्य बातें भी देखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो बहुत कम है, वो जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम आपको बता देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन कम और एक प्रमेय ज़्यादा है। तो देखो बच्चों, ये कैसा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में किस प्रकार आएगा वो हम आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए। यहाँ पर लिख रखा है कि वह सिद्ध कीजिए कि रूट पी एक अप्रमेय संख्या है जहाँ पी का मान क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या के बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है और कौन कौन सी होती है। अब देखो बच्चों, ये तो हमने क्वेश्चन हमारे तरीके से बनाया है, जिससे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में एडजस्ट हो जाएं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो किस प्रकार मिलेगा वो देखिए। यहाँ पर पहली बात, ये जो लाइन लिख रखी है ये लाइन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी, परीक्षा के अंदर आपको ये लाइन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैंने P लिख रखा है इसकी जगह आपको कोई वैल्यू मिलेगी। अब P की कौन सी वैल्यू मिलेगी, P की वैल्यू हमने यहाँ पर बताया भी है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो यहाँ पर 3 वैल्यू है, एक तो 2, एक यहाँ पर आपकी वैल्यू है 3 और एक आपकी यहाँ पर वैल्यू है कितनी, 5। इन 3 से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर P की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है और यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 भी आ सकती है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर बना बनाया मिलेगा। और ये जो यहाँ पर आगे की लाइन है, ये लाइन आपको वहाँ पर परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ तो अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक परमेय संख्या है। ये जो बीच वाला काम है इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है। ये मैंने इस प्रकार लिखा है कि इसमें बहुत क्वेश्चन हल हो सकते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको करना है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक परमेय संख्या है। अब देखो बच्चों, अगर आप ये रूट 5 क्या एक परमेय संख्या हमने मान ली तो हमें पता है कि परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और ये संख्या भी हमने क्या मान रखी है कि भाई रूट 5 क्या है, परमेय संख्या है। तो हम क्या है, इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्या लिख दिया कि रूट 5 यदि परमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q का मान नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो देखो हमने क्या लिख दिया, रूट 5 और बराबर में क्या लिख दिया, p बटा q। p और q यहाँ पर क्या है, सहभाज्य संख्या है। मतलब इन दोनों का जो कोफैक्टर है, मतलब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही होगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और इसको क्या करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा करवा देंगे। मतलब ये जो चीज़ है इसको इससे गुणा करवा देंगे और ये चीज़ है इसको इससे गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, q रूट 5 और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास p। अब देखो बच्चों, इसके आगे हमें क्या करना है, इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, अपने को दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसमें देखो रूट की संख्या है और रूट हमें पता है कब हटेगा, जब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसका दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे। तो q रूट 5 का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, और इधर p का भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब p का तो वर्ग सिंपल है तो हमने क्या कर दिया p, और यहाँ पर q का वर्ग क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसका रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा और ये खुद एक संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया 5q स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ लिख रखी है कि भाई यहाँ पर आपको समझने की बात है कि ये जो 5 है यहाँ पर है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 5 का भाग दे सकते हैं। तो 5 का भाग इसके अंदर भी देना पड़ेगा। अब इसके अंदर तो 5 का भाग जा सकता है क्योंकि वो 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर 5 का भाग वैसे चला जाएगा। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख देंगे कि p स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमने लिख दिया कि अतः 5 p स्क्वायर को विभाजित करती है। तो प्रमेय, हमें एक प्रमेय है जो कि हम क्या थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो मैं प्रमेय क्या कहती है कि अगर 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ध्यान में रखना बच्चों।
अगर 5 क्या है या कोई भी एक संख्या है जो क्या पी स्क्वायर को क्या है विभाजित करती है। यहाँ पर हमारे पास 5 है तो हमने लिख दिया कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है। तो प्रमेय हमें ये कहती है कि 5 पी को भी विभाजित करेगी। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 5 पी को विभाजित करेगी, जहाँ पी एक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार हम देखो अब क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो समीकरण थी वो क्या समीकरण थी, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसका मतलब हमने देखो यहाँ पर जो 5 है इसको क्या लिखा है कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। अब सीधी सी बात है कि अगर हम पी स्क्वायर को पी लिख दें तो यहाँ पर क्या है कि ये समीकरण वापस बन सकती है। तो हम इसमें देखो क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि 5 पी को विभाजित करता है, तो हमने लिख दिया कि एक नई संख्या है, कौन सी, आर। तो यहाँ पर देखो पी है वो तो पी पड़ा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर पी स्क्वायर था आपके, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या आ गया, पी है। अब यहाँ पर देखो 5, तो 5 यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि बात है यहाँ पर कि 5 पी को विभाजित करता है। अब विभाजित करने के लिए एक संख्या पास में भी तो होनी चाहिए ना। तो जैसे कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आर आ जाएगा। तो ये देखो इसके अंदर हमने एक नई राशि क्या लिख दी, आर लिख दी। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ माना है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है इसके अंदर। ये हमने मानना है कि भाई आर क्या है, एक काल्पनिक राशि हमने मान ली है। तो p इक्वल टू कितना हो गया, 5r हो गया, जहाँ पर r एक क्या है, पूर्णांक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखो ये रही हमारी, तो इसका मान क्या रख देंगे, p का मान कहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के, ये जो मान है हमारे पास इस मान को उठा के कहाँ पर रख देंगे, इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p की जगह 5r आ जाएगा। तो देखो p है, p की जगह पर क्या लिख दिया, 5r स्क्वायर, 5r लिख दिया, स्क्वायर ऊपर था इसके। एक तरफ इसमें 5 क्यू स्क्वायर पहले से चल रहा है तो 5 क्यू स्क्वायर आ गया इसके अंदर। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर जो पहले से था वो है। अब इसके अंदर देखो कोई चीज़ नहीं कटेगी, लेकिन देखो 25 और 5 ये आपस में कट सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इनको काटूँ तो 5 एकम 5 और 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बच गया, क्यू स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5r स्क्वायर आ गया। अब देखो वही समीकरण वापस आ गई, देखो जो पहली समीकरण थी वही समीकरण वापस आ गई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे वापस कि 5 क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो प्रमेय में क्या कहेगी कि 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, जहाँ क्या है, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक समीकरण 2 इसको दे दिया हमने नाम, और समीकरण 3 हमने क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया। अब इन दोनों समीकरण से होता क्या है, देखो ये बोल रहा है कि 5 पी को विभाजित करेगा, ये बोल रहा है कि 5 क्यू को विभाजित करेगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो हमने क्या लिखा था कि पी व क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है, और हमने बताया था कि इसका व्यनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो सकता है, इसके अलावा इसका व्यनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमारे तो यहाँ पर एक नया व्यनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल के आ गया। कैसे, समीकरण 2 हमें बताती है कि 5 पी को विभाजित करेगा, और समीकरण 3 हमें बताती है कि 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब व्यनिष्ठ गुणनखंड तो क्या है, इसमें 5 भी है, और अगर 5 है तो ये सहभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती पी और क्यू। लेकिन हमने तो इनको क्या मान रखा है कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या होती है, और ये दोनों के दोनों कथन क्या एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम देखो क्या लिखेंगे इसके अंदर कि वह 2 व 3 से पी व क्यू का कम से कम एक व्यनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त होता है, अपने को 5, परंतु यह सहभाज्य संख्या के तथ्य का विरोध करता है, जो कि एक गलत बात है। तो अतः हमारी जो कल्पना थी, हमने जो शुरू में माना था कि माना गया गलत है, और रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। तो इस प्रकार इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हमने जो शुरू में जो माना था, हमने जो कल्पना की थी कि वे रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो वो चीज़ क्या है कि हमने गलत मान ली। क्योंकि दो कथन एक दूसरे के जब विरोध में होते हैं तो हमारा जो माना गया है वो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये चीज़ है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे कथन गलत है, और रूट 5 एक क्या हो गई, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या लेंगे और बस इसी तरीके से इसको हल करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, बस जहाँ पर 5 यूज आया है वहाँ पर आपको क्या करना है, 3 को यूज में लेना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो हमने आगे लिख दिया कि इसी प्रकार p का 2, 3, 7 ऐसे किसी भी मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। के लिए हम सिद्ध कर सकते हैं रूट p एक क्या है, अपरिमेय ही संख्या होती है। अब देखो यहाँ पर जो हमने एक कथन छोड़ा था बीच में,
हमने एक प्रमेय का नाम लिया था कि अगर कोई संख्या पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या पी को भी विभाजित करती है। अब हम उसको समझेंगे कि वो किस प्रकार थी। तो देखो यहाँ पर लिख रहा है कि मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। इसके लिए हमने देखो एक संख्या ले ली 625। अब 625 में क्या 5 का भाग जाएगा, ठीक है जाएगा। तो 625 में यदि 5 का भाग जाएगा तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 25 के स्क्वायर में भी भाग जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 के स्क्वायर में भी भाग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर हटा दें तो 25 बचेगा। तो 25 में भी क्या जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बात है कि भाई ए का मान यहाँ पर क्या हो गया, 25 हो गया। तो ए का स्क्वायर हमने कर दिया तो यहाँ पर क्या मिल गया अपने को, 625 मिल गया। 625 में क्या जाता है, 5 का भाग जाता है, तो भाग तो 25 में भी जाता है। तो इस प्रकार इस कथन की पुष्टि होती है कि अगर कोई संख्या है और उसमें क्या है, ए स्क्वायर को विभाजित कर सकती है तो वह ए को भी विभाजित करेगी ही। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर देखो एक कथन ये कहता है कि हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या है, तो उनका योग गुणा भाग घटाव सारी की सारी चीज़ें हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इस चीज़ को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि किस प्रकार ये चीज़ होगी। तो देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + 7√3/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज़ को हमें क्या करना है, सिद्ध। ये हमारा जो ये दूसरा कथन है, इस कथन का ही प्रूफ है कि अगर कोई एक अपरिमेय संख्या है उसमें क्या है, परिमेय संख्या जोड़ दे तो वो संख्या हमेशा क्या ही रहेगी, अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है बच्चों। तो हम अब इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो संख्या आपने को दे रखी है, ये संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो वही बात हमारे पास, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इस संख्या को p/q के रूप में लिख दिया। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि इस कंडीशन के बाद आपको जो रूट में संख्या लिखी हुई है, मतलब 3 हो गई, या रूट में आपके क्या हो गई, 5 हो गई, या रूट में क्या हो गई आपकी 2 हो गई। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमने हल करने थे वो संख्या यहाँ पर आपको दिखेगी और उस संख्या को आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से अकेला करना है। ठीक है बच्चों। आपको उस संख्या को क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से अकेला करना है, तभी ये क्वेश्चन हल होगा, नहीं ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे और ये जो 5 प्लस में है इसको इस तरफ ले जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, ये जो 2 है ये p के पास चला गया तो 2p हो गया। ये 5 प्लस में है तो ये इधर आके किस में हो गया, अपना माइनस में हो गया। अब हम इसको सोल्व कर देंगे तो इसका एलसीएम लेकर यहाँ पर आ जाएगा 2p - 5q बट्टा कितना आ जाएगा, 7q। अब 7q कैसे आया, तो यहाँ पर जो देखो ये जो 7 है, ये 7 कहाँ पर चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो संख्या देखो अकेली रह गई है, यहाँ पर √3 संख्या अकेली रह गई है। अब देखो ये जो संख्या है ये अपने को पता है कि ये संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। और ये संख्या जो अपने को दे रखी है ये अपने को पता है कि ये क्या होती है, परिमेय होती है। यहाँ पर अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि √3 या √5 जो भी संख्या है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और ये जो यहाँ पर हमें वो मान दिया गया है ये क्या होगी, यहाँ पर परिमेय संख्या होगी। अब देखो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर कथन के अनुसार देखो क्या है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों की दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन ये चीज़ गलत है, तो इसलिए हमारा कथन हमने जो शुरू में माना था कि भाई ये चीज़ क्या है, परिमेय है, वो कथन गलत था। ये कोई बात यहाँ पर गलत नहीं है। तो इसमें लिख देंगे कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हमारा माना गया क्या है, यहाँ पर गलत है। इसका मतलब ये जो 5 + 7√3/2 है वो क्या होगी, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ही होगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। बस इसमें मुख्य बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो संख्या आपको दे रखी है इनको अकेला करना है। इनको अकेले करने के बाद बस आपको सीधी सी लाइन लिखनी है कि जो एक तरफ है रूट वाली संख्या वो तो अपरिमेय है, और एक तरफ जो कुछ भी बचे वो क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमने जो माना था वो क्या है, हमारा गलत है। और जो दी गई संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली एक उपस्थित संख्या कंप्लीट हो गई है। और जो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो आपको सारे बता दिए गए हैं।
हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसके तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से टाइप में कौन सा क्वेश्चन एडजस्ट होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 इन दोनों के जो क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किससे हल हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन किए थे उनके सिमिलर कौन से क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, वे 140 और 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, हमने दो संख्या ली थी और दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पर एक संख्या की भी पूछ सकता है, दो संख्या की भी पूछ सकते हैं, तीन संख्या की भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपकी किताब के अंदर एक क्वेश्चन है 156 संख्या वाला, तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। एक 5005 वाला भी इसी तरीके से होगा, एक 7439 वाला भी इसी तरीके से होगा, और एक क्वेश्चन है 6,20 मतलब दो संख्या वाला, वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ही करने हैं। अब इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन किया था कि संख्या 336 व 54 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, इससे एक क्वेश्चन आपका है 26 और 91 वाला, एक क्वेश्चन है 510 और 92 वाला। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या होंगे आपके, इस तरीके से हल होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास था कि 12, 15, 21 मतलब तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अपने को ज्ञात करना था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 17, 23, 32, एक क्वेश्चन है 8, 9, 25, एक क्वेश्चन है 6, 72, 120। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ही हल करने हैं जैसे हमने 3 नंबर का क्वेश्चन किया था। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वेश्चन दे रखा था कि वे एचसीएफ 306 और 657 का मान आपको दे रखा है कितना, 9। तो आपको एक एलसीएम ज्ञात करके देना है। इसके जैसा क्वेश्चन आपको कौन सा मिलेगा, आपके पास एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, उनका एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब इसको करना किस प्रकार है, इसमें आपको सबसे पहले दो संख्या काम में लेनी है, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उससे आपको क्या करना है, ओनली ऑन एचसीएफ ही ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, जब आपके पास एचसीएफ ज्ञात हो जाए तो आपके पास हमने क्या है कि एक सूत्र है ये वाला a इंटू बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। और इस सूत्र का उपयोग करके, क्योंकि आपके पास दो संख्या है, एचसीएफ आपने निकाल लिया, तीन चीज़ है, तीनों चीज़ों को इसमें रख कर और फिर आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप एक हिंट दी गई है, आप इस हिंट को क्या है समझ के और सवाल को कर सकते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है कि भाई हमारा 5 का क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके जैसा क्वेश्चन आपकी किताब में एक ही है, उसका है क्वेश्चन जांच कीजिए कि यह किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसमें 4 की घात n है, उसमें 6 की घात n है। ठीक है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज आपको किताब में थोड़ी अलग मिल सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है, इसमें एन को बाद में लिख रखा है, फोर एन को शुरू में लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन में वैसे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं छठा क्वेश्चन कि भाई ये जो संख्या है और ये दोनों संख्या है, ये संख्या क्या अभाज्य संख्या है और क्यों है, ये अपने को बताना है इसके अंदर। तो ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन दूसरा नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपको ये बड़ा वाला क्वेश्चन दे रखा था कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, उसमें क्या है कि एक सोनिया नाम की लड़की दौड़ती है जिसको 18 मिनट लगते हैं, और एक इसके अंदर रवि नाम का लड़का दौड़ता है जिसको 12 मिनट लगते हैं। तो उसको बताना है कि वो कितनी देर बाद उन्हें वापस उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास दूसरा नहीं है, बस ये सिंगल क्वेश्चन आपको करना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिए और फिर इन क्वेश्चनों को हल कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है बच्चों, ये प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 1.2, और ऊपर जो थी वो कौन सी है हमारी 1.1, ये 1.2 की है आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं करना है। पहली बात तो
हमने जो क्वेश्चन देखा था कि सिद्ध करना है कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ पी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये वाला तो आपको नेगलेक्ट करना था, वहाँ पर भी मैंने बताया है आपको। और यहाँ पर आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू किस प्रकार मिलेगी। तो हमने एक क्वेश्चन तो इसके अंदर सोल्व कर लिया है, जिसमें रूट के अंदर हमने अपने को क्या था, 5 था। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन आपको हल करना है रूट 3 वाला, और एक क्वेश्चन हल करना है आपको रूट 2 वाला। प्रैक्टिस के लिए आप इसके अंदर और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना आता तो हमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + 7 √3/2। ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन हमारा बनाया हुआ है। ठीक है, जिससे क्या है कि काफ़ी क्वेश्चन इसी तरीके से हो सकते हैं। तो इसमें लिख रखा है सिद्ध कीजिए कि 5 + 7 √3/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास और कौन कौन से हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 - √3, एक मिलेगा 3 √2, एक मिलेगा 3 + 2 √5, एक इसके अंदर मिलेगा 7 √5, एक मिलेगा 6 + √2, और एक मिलेगा 1/√2। ठीक है, अब ये जो बाकी आपके क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हल हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो एक क्वेश्चन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इसके अंदर जो ये छठा क्वेश्चन है आपके पास 1/√2, इसमें आपको एक हिंट देता हूँ कि इसको हल करते समय आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है और इसको आगे सोल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आप इसको वज्र गुणा नहीं करना चाहो तो इसमें भिन्न को क्या कर देना, उल्टा कर देना है। मतलब ये √2 है, ये तो आपका ऊपर चला जाएगा, और ये √1 है, ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा, और √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मतलब भिन्न को आप उल्टा कर दो, अंश को हर की जगह पर रख दो, हर को अंश की जगह पर रख दो, और फिर इसको हल कर लो। ये आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके कर सकते हैं, या तो इसके अंदर आप वज्र गुणा विधि अपना लो, या इसको भिन्न को उल्टा करके सोल्व कर लो, तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1 की खत्म हो जाती है, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या।